नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज रैलियों से गरमाएगा प्रदेश का चुनावी दंगल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी दंगल। मायावती आज करेंगी सभाओं को संबोधित। हरियाणा में काफी तादाद में है दलित वोटर्स। बीएसपी और इनेलो मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। तो गठबंधन के तहत मायावती हरियाणा विधानसभा चुनाव में की दंगल में चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में इस चुनावी हुंकार में फिर से मायावती जनसभाओं को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। मायावती की हुंकार फिर से सुनाई देंगी। तो आज रैलियों से गरमाएगा प्रदेश का चुनावी दंगल। मायावती की पार्टी बसपा को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और ऐसे में मायावती बेहद सक्रिय नजर आ रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। 5 अक्टूबर को ये चुनाव होगा और आज रैलियों से प्रदेश का चुनावी दंगल गरमाता हुआ नजर आएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी दंगल। मायावती आज सभाओं को संबोधित करती हुई नजर आएगी। तो लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही मायावती यानी कि बसपा पार्टी काफी सक्रिय है और ऐसे में हरियाणा में काफी तादाद में दलित वोटर्स है। दलित वोटर्स को साधने की मायावती पूरी कोशिश करेगी। हरियाणा में काफी तादाद में दलित वोटर्स है और बीएसपी और इनेलो मिलकर इस चुनाव में लड़ रहे हैं। तो ये गठबंधन के तहत ये चुनाव देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दलित वोटर्स को साधने में इस बार कामयाब रह पाती है मायावती या फिर नहीं। आज रैलियों से प्रदेश का चुनावी माहौल फिर से तपता हुआ नजर आएगा। तो मायावती आज सभाओं को संबोधित करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि क्या दलित वोटर फिर से मायावती के खेमे में जाएंगे या फिर नहीं। 5 अक्टूबर को चुनाव है, 8 अक्टूबर को नतीजा और जनता का क्या कुछ नतीजा होता है जल्द ही सभी के सामने होगा। तो हरियाणा में काफी तादाद में दलित वोटर्स हैं जिसे साधने के लिए आज मायावती सभाओं को संबोधित करती हुई नजर आएगी। तो बीएसपी और इनेलो मिलकर चुनाव में लड़ रहे हैं। तो आज रैलियों से मायावती हुंकार भरती हुई नजर आएगी। तो ये चुनावी हुंकार क्या इस बार मायावती को जीत दिला पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बसपा पार्टी लोकसभा चुनाव में शून्य पर रह गई उसके बाद से मायावती काफी सक्रिय नजर आ रही है और आज सभाओं को संबोधित करती हुई नजर आएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। आसिफ, लगातार मायावती लोकसभा चुनाव के बाद काफी सक्रिय नजर आ रही है और आज हरियाणा चुनाव में हुंकार भरती हुई नजर आएंगी। देखिए क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा और यही वजह है कि कभी ना उपचुनाव लड़ने वाली बसपा ने उपचुनाव में अपने ताल ठोक रही है और वह भी अकेले दम पर। और इसी के साथ हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन कर बसपा प्रमुख मायावती ने चुनावी हुंकार भरी है। आज बसपा प्रमुख मायावती का हरियाणा में चुनावी दौरा है, जहां पर वह जनसभा को संबोधित करेंगी और साथ ही साथ जो गठबंधन प्रत्याशी है इनेलो से उससे प्रत्याशी को जिताने के लिए अपील भी करेंगी। और यहाँ पर भी कहीं न कहीं बसपा प्रमुख मायावती ने पीडीएम फार्मूला अपनाया है, क्योंकि हरियाणा में पिछड़ा दलित और मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए बसपा ने एक अहम रणनीति बनाई है और इसी फार्मूले के तहत बसपा यहाँ पर चुनाव लड़ रही है गठबंधन के साथ और अपने भतीजे यानी नेशनल कोऑर्डिनेटर को यहाँ का चुनाव प्रभारी भी बनाया है। कई रैलियों को संबोधित कर चुके हैं और जनता का चौपाल लगा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से बसपा एक तरह से हरियाणा में अपना चुनावी रण जो है शुरू कर चुकी है, अब इसका असर क्या रहता है देखने वाले बात यह होगी कि क्या हरियाणा में बिल्कुल आसिफ 5 अक्टूबर को चुनाव है, 8 अक्टूबर को नतीजा आएगा। देखना बेहद अहम होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन क्या दलित वोटर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में छिटके हुए नजर आए, एक भी दलित वोटर्स बसपा पार्टी में नहीं गए, तो क्या इस बार दलित वोटर्स को साधने के लिए क्या कुछ रणनीति मायावती बना रही है? देखिए सुर्खी, अगर दलित वोटों की बात करें, काडा रोड को अपने पाले में करने के लिए बसपा एक मिशन चला रही है, चौपाल लगा रही है और साथ ही साथ संविधान और आरक्षण को लेकर बसपा नेता
जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से बसपा वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में शून्य पर पहुंची, तो जनता का ध्यान अब दूसरी पार्टियों की तरफ चला गया है, क्योंकि जनता भी चाहती है कि जो पार्टी जिताऊ हो उसी कैंडिडेट को वोट दिया जाए। और यहाँ पर पेच यह फंस रहा है कि बसपा का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था वह भी करीब करीब मिल सकता है, और वोट प्रतिशत की बात करें तो वोट प्रतिशत भी काफी घटा है। यह वोट प्रतिशत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी की तरफ भी रुख कर रहा है। और यही समीकरण माना जा रहा है कि हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। भले ही बसपा प्रमुख मायावती चुनावी जनसभा करने जा रही हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इनेलो नेताओं के साथ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प यह है कि अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर देखी जा रही है। बिल्कुल, सिर्फ दिलचस्प ये भी है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से गठबंधन से दूरी बनाकर रखने वाली मायावती इनेलो के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन में है, तो क्या कुछ इसका फायदा मिलने वाला है पार्टी को? देखिए, कहीं न कहीं बसपा को यूपी में गठबंधन न करना बड़ा महंगा पड़ गया, और गठबंधन न करने के पीछे जनता में चर्चाओं का बाजार भी काफी गर्म हो गया कि कहीं बसपा प्रमुख मायावती बीजेपी को जिताने के लिए गठबंधन नहीं कर रही है। और वही जो डर सता रहा था राजनीतिकों को बसपा को लेकर, वही हुआ। लोकसभा चुनाव में शून्य पर पहुंची बसपा अब पूरी तरह से बेचैन हो गई है, और अपना वजूद पाने के लिए जिस तरह से उपचुनाव में ताल ठोक रही है, हरियाणा में प्रत्याशी उतार दी है गठबंधन में। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बसपा के सामने यह है कि बसपा पर जो काडर वोट है, मुस्लिम वोट है, पिछड़ा वोट है, वह भरोसा करे तो कैसे करे, क्योंकि जिस तरह से बसपा का चुनावी नाव जो है डूबता दिख रहा है, और इसकी शुरुआत यूपी से शुरू हुई है, और हरियाणा में जिस तरह से बसपा ने चुनावी ताल ठोका है, अब जनता क्या फैसला लेती है, क्योंकि बसपा प्रमुख और बसपा पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि उनका जो वजूद है बच जाए और एक तरह से उनकी पार्टी बूम करे, और इसके लिए सारी रणनीति भी बनाई गई है। वजूद वापसी के लिए मायावती गठबंधन तो करती है, लेकिन क्या इसका फायदा उनको मिल पाता है, देखना बेहद अहम होगा। आसिफ, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें फिर से बढ़ गई है। अयोध्या से कुशीनगर और कन्नौज तक का मामला, नेताओं की कारगुजारियों से सपा की बड़ी टेंशन। पार्टी के कई नेताओं पर लगे हैं गंभीर आरोप, सपा पर भारी पड़ सकती है सियासत। सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार अपराध को लेकर होने वाली सियासत मुसीबत बन सकती है। कुशीनगर में सपा नेता पर नकली नोटों की तस्करी, बलरामपुर के पूर्व विधायक पर मनी लॉन्ड्रिंग के दाग, आजम खान और इरफान सोलंकी पर लगे हैं गंभीर आरोप। तो तमाम तरीके से समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता गंभीर आरोपों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सपा की मुश्किलें फिर से बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं की कारगुजारी सामने आ रही है, उसके बाद से जनता के मन में फिर से भय का मंजर भी है और सियासत भी तेज है। अयोध्या से कुशीनगर और कन्नौज तक का ये पूरा मामला है। अयोध्या में रेप कांड हुआ, जिस तरीके से सपा नेता के सबसे करीबी, सपा सांसद के करीबी नेता का नाम सामने आता है। उसके बाद अब कुशीनगर का ये मामला, जाली नोट का, आजम खान और इरफान सोलंकी लगातार एक दाग की तरह समाजवादी पार्टी के दामन से चिपके हुए हैं, जो कि अभी तक इस दाग का निवारण तो नहीं हो पाया, लेकिन अब नए दाग जरूर लग रहे हैं समाजवादी पार्टी के दामन पर। हाल ही में उपचुनाव भी होने हैं और उपचुनाव से पहले ये दाग क्या समाजवादी पार्टी को और भी खराब कर पाएंगे, उनकी छवि को धूमिल कर पाएंगे, देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि जनता के बीच समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में
एक अच्छी छवि बनाई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं की कारगुजारी जिस तरीके से सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही है और सियासत भी तेज है। मनी लॉन्ड्रिंग के दाग है विधायक पर, आजम खान हो, इरफान सोलंकी हो, कई गंभीर आरोप लगे हैं। तो ऐसे में सियासत तेज है। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। वहीं बसपा यानी कि बसपा पार्टी की मुखिया मायावती भी लगातार समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताती है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई है। उपचुनाव होने हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये दामन पर जो दाग लगे हैं उसका असर क्या कुछ होता है देखना बेहद अहम होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, लोकसभा चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन जो दाग लगातार लगे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के दामन पर, वो कितना असर डालेंगे? अब देखिए श्रुति, जिस तरह से अगर यूपी की बात करें तो यूपी की सियासत पूरी तरह से जांच पर आ गई है और यही वजह है कि पीडीएफ फार्मूला आगे बढ़ाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार संबोधन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और पीडीएफ फार्मूले को मजबूत करने के लिए लगातार मंथन भी कर रहे हैं। और इन सब के साथ समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बीजेपी सरकार को घेरती चली आ रही। लेकिन जो इधर बीच लोकसभा चुनाव के बाद जो आपराधिक मामले हुए और इसमें कई सपा नेताओं का नाम सामने आया है, इससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ चुकी है। अगर शुरुआत की बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या में सपा नेता मोहित खान का नाम आता है, जो सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी हैं। इन पर गैंग रेप का आरोप लगा। अगर बात करें कन्नौज की, तो कन्नौज में नवाब सिंह यादव डिम्पल यादव का राइट हैंड माना जाता था। हालांकि यहाँ भी पल्ला झाड़ा, लेकिन जो दाग लगने थे लग चुके। भदोही की बात करें तो भदोही में सपा विधायक जाहिद बेग का नाम किशोरी यानी कि नौकरानी के सुसाइड मामले में आया और जेल जाना पड़ा। वहीं अगर बात करें बलरामपुर की, तो यहाँ पर पूर्व विधायक आरिफ हाशमी का नाम आया है, जहाँ पर इन पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है। और पहले अगर बात करें पहले की, तो चाहे आजम खान हो या फिर इरफान सोलंकी, इनका नाम भी कई गंभीर मामलों में आ चुके हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमला बोलती है, चाहे मंगेश यादव इनकाउंटर मामला हो या फिर डीएनए जांच की मामला अयोध्या को लेकर, तो कुल मिलाकर जिस तरह से अब सपा नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही है और अभी फिलहाल जिस तरह से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का नाम मारपीट में आया, तो कहीं न कहीं अब जिस तरह से जो सियासत है और कहीं न कहीं बीजेपी नेताओं को आक्रामक हमला करने का मौका भी मिला है और जनता भी यह सब कुछ देख रही है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर, अपराधों को लेकर, महिला अपराध को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी में विधायक, पूर्व विधायक यानी कि दिग्गज नेताओं के बारे में कहा जा सकता है कि इनके दामन दागदार है। हाल ही कल ही कुशीनगर पुलिस ने जिस तरह से बड़ा वर्कआउट किया, अंतरराष्ट्रीय जाली नोट के कारोबार का भंडाफोड़ किया, इसमें रफी खान उर्फ बबलू और नौशाद का नाम आया। यह भी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो सियासत है अपराध को लेकर, कहीं न कहीं अपने ही कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करती है आसिफ, और कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से सवाल उंगलियां उठाती है समाजवादी पार्टी, वही समाजवादी पार्टी के नेता खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। इसका असर भी देखने को मिलेगा। इसका असर उपचुनाव क्योंकि होने वाले हैं, मिल्कीपुर सीट में जिस तरीके से अवधेश प्रसाद के बेटे पर मारपीट का आरोप लगा, इसका असर क्या होगा? क्योंकि मोहित खान उससे पहले जिन पर आरोप लगे थे, और अब खुद अवधेश प्रसाद के बेटे पर भी दबंगई का आरोप लग रहा है, मारपीट करने का आरोप है। देखिए 2012 में सपा की सरकार थी
और इस दौरान विपक्ष यानी कि बीजेपी ने एक हल्ला चलाया था कि समाजवादी पार्टी सरकार गुंडों की सरकार है, और इसे कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ठीक करने की कोशिश की, जो तमगा लग था गुंडई का, अपराध का। लेकिन 2024 के इस चुनाव में जिस तरह से सफलता मिली, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर लोगों की छवि साफ दिखाई दी। हालांकि आरक्षण, संविधान और जातिगत आंकड़ा साधते हुए समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर पहुंची, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से घटनाक्रम चल रहे हैं, इससे कहीं न कहीं 2012 वाली बिल्कुल कहीं ना कहीं इसका असर तो समाजवादी पार्टी पर और जनता के मनोमस्तिष्क पर जरूर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे, ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन, ट्रेड शो में 70 देशों द्वारा लिया जा रहा है हिस्सा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ट्रेड शो का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी, जीतन राम मांझी, नंद गोपाल नंदी होंगे शामिल। तो ट्रेड शो में 70 देशों द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। इसमें जीतन राम मांझी, सीएम योगी आदित्यनाथ और नंद गोपाल नंदी भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। तो ट्रेड शो में 70 देश शामिल होंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी नोएडा से जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। नितिन, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज आयोजन है, क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल यूपी आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ट्रेड शो का जो है आयोजन होने जा रहा है। उसके अंदर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसमें मौजूद रहेंगे। तो जो है जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ वो खुद इनके साथ रहेंगे। जीतन राम मांझी हैं वो रहेंगे, साथ साथ तमाम बड़े जो चेहरे हैं, जो सांसद है गौतम बुद्ध नगर के वो खुद रहेंगे, विधायक तमाम मौजूद हैं। क्योंकि 70 देशों का जो है यहाँ पर जो है शो है, इसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। लगातार इसको देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बनाया गया, तो इसको जो है ये दूसरा दिन है इस चीज को। तो लगातार जिस तरीके से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कराया गया था। लेकिन उसके बाद आज दोबारा से खुद इसको लेकर जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ वो खुद यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार तमाम उनके साथ में बड़े चेहरे यहाँ मौजूद रहेंगे। अलग बाहर से विदेशों से लोग भी इसको देखने के लिए आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। खबरें बढ़ते आगे, प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का मामला, आज मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। आज दोपहर 2 बजे से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में यह सुनवाई की जाएगी। आज पहले मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी सुनी जाएगी। इस अर्जी पर हिंदू पक्ष को अपना जवाब दाखिल करना है। सभी याचिकाओं को एक साथ सुने जाने के आदेश को चुनौती। तो 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी। तो आज दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का ये पूरा मामला है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में ये सुनवाई की जाएगी। और आज पहले मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी सुनी जाएगी। लगातार शाही ईदगाह विवाद मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब क्या कुछ सुनवाई होती है, क्या कुछ फैसला आता है, देखना बेहद अहम होगा। इसके बाद इस अर्जी पर हिंदू पक्ष को अपना जवाब भी दाखिल करना होगा। पहले मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी सुनी जाएगी, उसके बाद हिंदू पक्ष को अपना जवाब आज सुनवाई में दाखिल करना होगा। सभी याचिकाओं को एक साथ सुने जाने के आदेश को चुनौती दी गई। तो मुस्लिम पक्ष ने देश को चुनौती दी है और आदेश को चुनौती दी है। तो जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में आज सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे से ये सुनवाई शुरू होगी। तो बेहद अहम सुनवाई, क्या कुछ इस सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला आता है, देखना बेहद अहम होगा। तो आज मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का ये पूरा मामला है। दोपहर 2 बजे से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर सुनवाई होगी, जिसके बाद हिंदू पक्ष को अपना जवाब आज सुनवाई में दाखिल करना होगा और सभी याचिकाओं को एक साथ सुने जाने के आदेश को चुनौती दी जाएगी।
बेहद अहम सुनवाई आज ज्ञानवापी मामले पर। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का ये पूरा मामला है। आज मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। तो शोएब रिजवी हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। शोएब, आज बेहद अहम सुनवाई है, क्या कुछ आज सुनवाई में होने वाला है? देखिए, दरअसल जो मथुरा शाही का मामला है वो आप फिलहाल उस पर जो उसके बिंदु है उस पर सुनवाई होने की। फिलहाल अब जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक रिकॉल अर्जी दाखिल की गई है जिस पर पहले सुनवाई की बात कही जा रही है, और इसलिए अब उम्मीद की जा रही है कि आज जब सुनवाई हुई तो सबसे पहले रिकॉल अर्जी जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई है उस पर सुनवाई होगी, और हो सकता है उससे उस पर हिंदू पक्ष का जवाब दाखिल करने के लिए समय मिले या उनकी तरफ से हिंदू पक्ष की तरफ से हलफनामा दाखिल किया जाए। दरअसल जो 18 अलग अलग याचिकाएं हैं उसको एक साथ सुनने की बात कोर्ट की तरफ से कही गई थी। इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक रिकॉल अर्जी भी दाखिल की गई है जिस पर उसकी तरफ से कहा गया कि उस पर पहले सुनवाई हो, रिकॉल अर्जी पर निर्णय के बाद ही आगे की सुनवाई हो, इस तरह से कह सकते हो। इसके अलावा इसमें डे बाई डे सुनने के लिए भी एक अर्जी दाखिल की गई है जिस पर भी सुनवाई हो सकती है, क्योंकि इस मामले पर कोर्ट में डे बाई डे सुनवाई हो इसको लेकर के भी अर्जी है। तो कह सकते हैं कि जो पिछले दिनों इस पर इसकी पोषणीयता पर लेकर के मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाए थे, जिस पर कोर्ट ने इसको पोषणी माना था और सुनने योग माना था, उसके बाद अब इस पूरे मामले की जो 18 अलग अलग याचिकाएं हैं उसके बिंदुवार सुनवाई की शुरुआत हुई थी, और इसी मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो रिकॉल अर्जी है वो दाखिल हुई है और उसी को लेकर के आज सुनवाई होगी, और उसके बाद रिकॉल अर्जी के बाद जो कोर्ट का निर्णय होगा उसके बाद इसकी सुनवाई और इसके बिंदुओं की सुनवाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल शोएब, डे बाय डे अर्जी को लेकर, डे बाय डे सुनवाई को लेकर मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है और हिंदू पक्ष का क्या कुछ कहना है? देखिए, ये अर्जियां हैं, इस पर कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है। जहां मुस्लिम पक्ष ने एक रिकॉल अर्जी दाखिल की है क्योंकि जो 18 अलग अलग याचिकाएं उसको एक साथ सुनने के लिए हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था जिस पर सुनवाई शुरू हो रही थी, उसी को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने ये रिकॉल अर्जी दाखिल की है। उस पर कोर्ट पहले सुनवाई करता है या उस पर क्या निर्णय करता है ये इंतजार करना पड़ेगा, कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से एक अन्य याचिका जो दाखिल की गई है उसमें इस पूरी प्रक्रिया को डे बाई डे सुनने के लिए कहा गया है। इस पर भी हो सकता है समय रहते हुए सुनवाई, अगर रहता है तो सुनवाई होती है। तो ये अलग अलग जो याचिकाएं हैं इस पर जो सुनवाई होगी, उसके बाद जो 18 याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई किस तरह से होगी, ये सुनवाई के बाद कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, अपने निगाह बनाए रखिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।